बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पारितंत्र की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र के जो घटक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा इकोसिस्टम है उसके जो घटक हैं वो इसमें रहने वाले जो जीव हैं विभिन्न कार्य करते हैं और जो इस पारितंत्र के जो अजैविक भाग हैं वो इसके घटक कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें पारितंत्र के जो प्रमुख घटक हैं जैसे जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। सेकंड है इसमें एनर्जी, ऊर्जा, और तीसरा अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट। ये जो एनर्जी है, एनर्जी भी वैसे अजैविक घटक में ही शामिल की जाती है, लेकिन क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है इसलिए इसको अलग से शो किया गया है। तो ये जो सबसे पहले इसके जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, बायो मीन्स होता है बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, लाइफ, और इक मीन्स होता है लाइक। तो एक तरह से ये जो बायोटिक है उसका मतलब हो गया लाइफ लाइक, ठीक है। बायोटिक मीन्स लाइफ लाइक, ठीक है। इसमें सबसे पहले आते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? इसमें कौन से आते हैं? जो समस्त वनस्पतियां हैं, ठीक है, या जंतु कोई भी हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? जो जीव जंतु हैं और वनस्पतियां, वो पारितंत्र के जैविक घटक कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो उत्पादक होते हैं वो किसी भी एक समय पर कोई भी जो इकोसिस्टम होता है उसमें जो उसके रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में होते हैं। और यदि कोई भी इकोसिस्टम वो आइसोलेटेड अगर होता है, मतलब यदि उसमें बाहर से ऊर्जा का अगर प्रवेश नहीं होता है ना, तो क्या होगा? उस पारितंत्र वो खत्म हो जाएगा। तो पारितंत्र के लिए क्या आवश्यक है कि उसको सतत रूप से बिना रुके प्रकाश, ऊर्जा मिलते रहने चाहिए। और ये जो इसके सबसे पहले जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी, जो कि सूर्य के प्रकाश को लेकर भोजन बनाते हैं। इकोसिस्टम में इनको उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वास्तव में ये जो उत्पादक होते हैं वो ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले नहीं होते, लेकिन वो जो फोटोन सूर्य की ऊर्जा होती है उसको वो स्थितिज रासायनिक ऊर्जा मतलब पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो एक थे जे कार्मोंडी, जिन्होंने इन उत्पादकों को कहा था कि ये उत्पादक के स्थान पर इनको परिवर्तक बोला था, परिवर्तक या कन्वर्टर, क्योंकि ये सूर्य की जो फोटोन ऊर्जा थी उसको स्थितिज रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे थे। तो इसको कन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसड्यूसर भी उन्होंने कहा, जे कार्मोंडी ने, ठीक है। और ये जो उत्पादक होते हैं वो उत्पादक जो होते हैं वो ऊर्जा को ही नहीं, ये क्या करते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उससे शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। और जो समस्त हरे पादप होते हैं, स्वपोषी जो कशाभिक जंतु भी होते हैं, वो सब क्या होते हैं? उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। और जो सारे विषमपोषी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो किसी भी रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे जुड़े हुए होते हैं और उत्पादकों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये अगर उत्पादक नहीं होंगे, प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, तो ये जो विषमपोषी जीव होंगे और जो मृतोपजीवी होते हैं उनका भी इस मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये सारे इस पे करते हैं डिपेंड, भोजन के लिए उत्पादकों पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। वे सारे जीव जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, वो उपभोक्ता या कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और ये जो कंज्यूमर्स होते हैं इनको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो वृहद उपभोक्ता
मैक्रो कंज्यूमर्स और दूसरे लघु उपभोक्ता माइक्रो कंज्यूमर्स या सूक्ष्म उपभोक्ता इनको कहा जाता है। तो ये जो वृहद उपभोक्ता होते हैं मतलब मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, उनमें शाकाहारी, मांसाहारी और जो डिट्रीवोरस अपरदभोजी होते हैं वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जो कि अन्य जंतुओं को पूरी तरह या फिर इनके पार्ट्स को भोजन के रूप में लेते हैं या फिर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, और ये जो लघु उपभोक्ता होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया और कवक को रखा जाता है। ठीक है, और ये जो वृहद उपभोक्ता होते हैं, ये जो उपभोक्ता के 2 टाइप हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। इसमें से जो मैक्रो कंज्यूमर्स है उनको फैगोट्रॉप्स या बायोफेजेस भी कहा जाता है। फैगोट्रॉप्स या बायोफेजेस, फैगोट्रॉप्स या बायोफेज। वृहद उपभोक्ताओं को ये दोनों नाम भी दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो उपभोक्ता होते हैं हेटेरोट्रॉप्स जीव हैं जो कि सरल अकार्बनिक पदार्थों से खुद का भोजन खुद नहीं बना पाते, क्योंकि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषी लवक होते वो अनुपस्थित होते हैं। लेकिन एक तरह से ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको आगे के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए उन वनस्पतियों को ये एनिमल टिश्यू में और फ्लैश में चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कैसे कर देते हैं? क्योंकि वो उन वनस्पतियों को खुद खाते हैं। ठीक है, और खुद खाते हैं और फिर वो आगे आने वाले जो स्तर होते हैं ट्रॉपिक स्तर के लिए अपने आप को उपलब्ध करा देते हैं, मतलब आगे आने वाले स्तर उनको भोजन के रूप में ले लेते हैं। तो वनस्पति एक तरह से उनके रूप में एनिमल टिश्यू में और फ्लैश में चेंज हो गई। तो एक तरह से ये आगे आने वाले स्तर के लिए एनिमल टिश्यू और फ्लैश को उपलब्ध कराते हैं। तो एक तरह ये इनको कहा जाता है की इंडस्ट्री जंतु, की इंडस्ट्री एनिमल्स। ठीक है, एनिमल की इंडस्ट्री जंतु इनको कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे घास, पत्तियाँ, फल, परागकण, बीज, इन सबको जो भक्षण करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बोलते हैं? की इंडस्ट्री एनिमल्स। ठीक है, और जो खरगोश, चूहे, गाय, बकरी होते हैं, ठीक है, हिरण, हाथी, ऊँट, ये सब क्या होते हैं? ये सारे भी प्राथमिक उपभोक्ता ही कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही वनस्पति को ग्रहण करते हैं तो ये भी प्राथमिक उपभोक्ता ही कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? वनस्पति को ग्रहण नहीं करते, लेकिन ये जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनका वो शिकार कर लेते हैं। जैसे कीटों का भक्षण करने वाले कौन से होते हैं? मेंढक, मछलियाँ, बिल्ली, शिकारी कीट जो होते हैं, कुत्ते, सिंह, सर्प, ये सारे जो जंतु होते हैं वो उन शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे वयस्क मेंढक होगा वो शाकाहारी नहीं होता, लेकिन वो शाकाहारी जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनका भक्षण करता है। तो ये क्या हो गया? एक तरह से मांसाहारी उपभोक्ता, कॉर्निवोर्स कंज्यूमर्स कहलाता है। और मेंढक का भक्षण कौन? सर्प कर लेता है। तो और फिर उस सर्प को जो टॉप कॉर्निवर्स होते हैं, मतलब सर्पमार पक्षी जो होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। तो इस तरह से ये चेन चलती रहती है। तो एक बार इसको आप लोग इसमें देखो। सबसे पहले जैसे ये श्रृंखला चलती है पी, ठीक है, पी से C1, C2, C3 और CT। अब ये क्या हो गया? P क्या है? प्रोड्यूसर, उत्पादक, जिसमें वनस्पतियाँ आ गई। ठीक है, वनस्पतियाँ इसके अंदर आ जाती हैं।
वनस्पतियाँ इसके अंदर आ जाती हैं। C1 कंज्यूमर्स फर्स्ट या प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें आप समझ सकते हैं जैसे इंसेक्ट इसमें आ गए, ठीक है, कीट इसके अंदर आ गए C1 में। ये हो गया C2 द्वितीय उपभोक्ता, जैसे कीट को खा जाएगा मेंढक, ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता। फिर C3 इसमें आ गया सर्प, ठीक है, स्नेक इसमें फ्रॉग, तो स्नेक आ गया, ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। फिर इनको शिकारी जो पक्षी होते हैं सर्पमार, वो इनको खा जाते हैं सर्प को, तो ये क्या हो गए शीर्षस्थ मांसाहारी या टॉप कॉर्निवर्स। तो इस तरह से ये इनकी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है ये अपघटक या डीकम्पोजर्स। अपघटक या डीकम्पोजर्स, तो जब जंतु और वनस्पतियाँ मर जाते हैं, है ना, या फिर अन्य जो जैविक पदार्थ होते हैं जैसे पत्तियाँ, गोबर, इनके कुछ भी पार्ट्स होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, अपरद कहलाते हैं। मतलब अपरद ये डिट्रीटस कहलाते हैं। तो इनका भक्षण करने वाले जो जीव होते हैं वो अपरद भोजी या डिट्रीटोवोरस कहलाते हैं। तो ये जो डिट्रीटोवोरस या अपरद भोजी होते हैं, इनकी भी 2 श्रेणियाँ होती हैं। अपघटक की भी 2 श्रेणियाँ हो गई। तो पहली श्रेणी में वे अपघटक आते हैं जो माइक्रो कंज्यूमर्स कहलाते हैं, ठीक है, डीकम्पोजर्स या माइक्रो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये जो पोषकों का चक्रण जो होता है उसको ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल में, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, उनमें नाइट्रोजन साइकिल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, सूक्ष्म जीवों की थी। और ये क्या कर रहे थे, वापस से जो पेड़ पौधे थे उनके लिए उनको सरल पदार्थों में चेंज कर देते जिससे वो उसको ग्रहण कर सकते थे, तो इससे वो साइकिल पूरा हो रहा था। तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंसी बहुत अधिक होती है, क्योंकि मृत जो प्रोटोप्लाज्म होता है, कोशिकाएं भित्ति होती हैं, सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको तोड़ देते हैं और फिर उनको वापस खाद्य श्रृंखला के जो उत्पादक होते हैं उनके लिए उपलब्ध करा देते हैं। और सबसे मेन जो डिकम्पोजर्स हैं वो कौन से हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। इनको साथ में क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मर, इनको कहा जाता है। साथ में इनको कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स भी इनको कहा जाता है या सेप्रोफेक्स कहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो इसकी श्रेणी है उसके अंदर मैक्रो कंज्यूमर्स मतलब बड़े उपभोक्ता आते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये जो अपरद होता है, डिट्रीटस होता है, उसका भक्षण करने वाले ये जो बड़े जीव होते हैं वो अपमार्जक या स्कैवेंजर कहलाते हैं। अपमार्जक या स्कैवेंजर, ठीक है, स्कैवेंजर या अपमार्जक कहलाते हैं। इसमें कौन आ गए, जैसे गिद्ध है, वल्चर, कोए, लक्कड़भग्गा, जरक, हायना होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। और जो छोटे जीव जैसे केंचुए, कुछ कीट और निमेटोड जंतु होते हैं वो छोटे अपरदभोजी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी साइकिल चलती रहती है। और ये जो अपघटकों के कारण ही खाद्य श्रृंखला जो है उसके अंदर पोषक पदार्थों का चक्रण होता रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऊर्जा या एनर्जी। ऊर्जा जो है वो इस इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो हमारा जो ये बायोस्फीयर है उसके लिए ऊर्जा का स्थायी स्रोत क्या है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। और सूर्य में
नाभिकीय क्रिया के कारण उसमें द्रव्यमान की क्षति होती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसकी ये जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो पृथ्वी तक पहुंचती है, और पृथ्वी पर आने वाली जो ऊर्जा होती है उसकी कुछ मात्रा तो जो यहाँ पर उपस्थित पानी है उसके वाष्पोत्सर्जन करने में काम आती है, और कुछ जो यहाँ के जो मटेरियल कुछ पदार्थ जो होते हैं उनको गर्म करने में काम आ जाती है, और जो बची हुई जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीव होते हैं वो उस प्रकाश ऊर्जा की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। ऊर्जा जो होती है उसको मुख्यतः 2 श्रेणियों में ऊर्जा को बांटा गया हो। पहली तो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। पहली काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, जो कि किसी पिंड में उसकी गति के कारण, उसके मोशन के कारण उत्पन्न होती है, और ये जो गतिमान पिंड होता है उसके द्रव्यमान, मास और उसके वेग, वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करती है। दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, जो कि किसी पिंड की स्थिति और विन्यास, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके कारण होती है। जैसे एक दबी हुई या खिंची हुई स्प्रिंग होगी, या ऊंचाई पर रखा हुआ कोई पिंड होगा, उसके अंदर काम करने की जो क्षमता होती है या जो ऊर्जा उसके अंदर होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इस तरह से ऊर्जा क्या होती है, कई रूपों में पाई जाती है। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, गैस, डीजल, लकड़ी, ये सब हैं, उनमें भी एनर्जी पाई जाती है। वो किस रूप में होती है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। और इनमें जो जटिल अणु पाए जाते हैं, जब इनके बंधनों को तोड़ा जाता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब ये बंध बनते हैं तो उनको बंध को बनाने में भी ऊर्जा खर्च होती है, जो कि कब होती है? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्राप्त होती है इनको वो एनर्जी। और जीवों में जो श्वसन करते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, श्वसन के कारण जब जीव कोई श्वसन करेगा, रेस्पायरेशन करेगा, तो उसे ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा से वो इन रसायनों के जो बंध होते हैं, कार्बन कार्बन हो, चाहे कार्बन कार्बन बंध है, चाहे कार्बन हाइड्रोजन बंध है, इनको तोड़ने में वो उस एनर्जी को काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन जो ऊर्जा है वो जैसे परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक का उपयोग भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु के नाभिक से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे परमाणु भट्टियाँ और परमाणु बम जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? नाभिकीय अपघटन, मतलब न्यूक्लियर फिशन होता है। अर्थात मतलब एक बड़ा नाभिक टूटता है, जैसे एक नाभिक है वो टूटकर छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फिशन। बड़ा नाभिक है, टूटकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये क्या कहला रहा है? न्यूक्लियर फिशन। मतलब नाभिकीय अपघटन। ठीक है, और इस प्रक्रिया के अंदर इसके क्योंकि द्रव्यमान की कुछ हानि होती है जो कि ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। और दूसरी नाभिकीय क्रिया हो गई फ्यूजन। ये तो हो गई फिशन, न्यूक्लियर फिशन, और दूसरी होती है नाभिकीय फ्यूजन, मतलब संगलन। उसमें क्या होता है? 2 छोटे परमाणु जो होते हैं वो मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, ये हो गई न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संगलन। अब इसमें क्या होगा? द्रव्यमान की क्षति होगी। ये जो हमको सोलर एनर्जी प्राप्त होती है
वो नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन से ही प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है और इस तरह से 1 किलोग्राम हीलियम को बनाने में 6.2 1 किलोग्राम हीलियम को बनने में 6.2 इंटू 10⁻14 जूल 10⁻14 जूल एनर्जी प्राप्त होती है। इस तरह से सौर ऊर्जा जो होती है वो हमारे इस इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे जो जीव मंडल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है। और सौर ऊर्जा के जो प्रकाशिक विकिरण होते हैं उन्हीं से हरी वनस्पति जो होती है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बंध बनाकर और शर्कराओं का निर्माण करती है, जो कि जो विषमपोषी जंतु होते हैं उनके भोजन का स्रोत होते हैं। और ये जो वनस्पति और जीव होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार की जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, जब ये मर जाते हैं अंदर दब जाते हैं तो फिर ये फॉसिल्स फ्यूल का रूप धारण करके इनसे पेट्रोल और कोयला आदि निर्मित हो जाते हैं। तो ये चेन इस तरह से चलती रहती है। एक एनर्जी और होती है यांत्रिक एनर्जी, जैसे चाबी के खिलौने वगैरह होते हैं, स्प्रिंग, घड़ियाँ, इनमें स्थितिज इलास्टिक स्थितिज यांत्रिक ऊर्जा काम में आती है। एक होती है तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, ये भी ऊर्जा का एक रूप है और इसे ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी भी कहा जाता है। जैसे जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो इसकी रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी पाई जाती है, अभी मैंने बताया था। तो ये जब इसको जलाया जाता है तो इसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो घटती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। उसमें क्या होता है, वो प्रकाश या तापीय ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाती है। जब लकड़ी जलाएंगे तो गर्मी होती है, उससे आग निकलती है, तो वो प्रकाश देगा और ताप आसपास में ताप को बढ़ा देगा, तो वो प्रकाश और तापीय ऊर्जा में चेंज हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का। अब नेक्स्ट आता है अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमारा ये जो इकोसिस्टम है इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये जैसे जल, मृदा, वायु किसी भी तल पर हो सकते हैं। ये पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी महत्वपूर्ण गैसें हो सकती हैं, या फिर जल भी हो सकता है, या फिर नाइट्रेट, फॉस्फेट जैसे जो पोषक पदार्थ होते हैं वो भी हो सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में आते हैं। और जो धात्विक आयन और अन्य यौगिक हैं ये भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं इसमें। वनस्पति, मृदा या जल में विलीन जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वनस्पतियाँ जो होती हैं वो इन मृदा में उपस्थित मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर निर्भर करती हैं। और ये जो वनस्पतियाँ होती हैं उन पर उपभोक्ता और अपघटक दोनों निर्भर करते हैं। तो इस कारण से इनडायरेक्टली ये अजैविक घटक जो होते हैं वो पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये भी आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं और जो अन्य कारक होते हैं उनकी उपलब्धता को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमारा जो इकोसिस्टम है इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जैसे मृत जंतु, वनस्पति और इनके समस्त प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, झड़े हुए इनके पंख होते हैं, त्वचा होती है, झड़ी हुई पत्तियां होती हैं, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थों के स्रोत होते हैं। ठीक है, और ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या तो किसी जंतु का भोजन बन जाते हैं, या फिर जो सूक्ष्म जो अपघटक होते हैं, या फिर स्कैवेंजर होते हैं, अपमार्जक है ना, उनका भोजन बन जाते हैं। जैसे गिद्ध, कोए, जरक आदि जो अपमार्जक हैं उनका भोजन बनते हैं, या फिर मलभोजी जो जंतु होते हैं उनका, ये मलभोजी जंतुओं को बोलते हैं कोप्रोफेगस। कोप्रोफेगस। कोप्रोफेगस मलभोजी जंतुओं को कोप्रोफेगस कहते हैं। और बहुत सा जो कार्बनिक पदार्थ है वो जो डिकम्पोजर्स होते हैं
जिसमें माइक्रो कंज्यूमर्स आ गए, उनका भोजन बन जाते हैं। और ये जो अपघटक होते हैं वो इन कार्बनिक पदार्थों को वापस से सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। सरल टाइप के, जटिल होते हैं जिनको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिसके कारण ये कार्बनिक पदार्थ वापस उपयोग के लिए प्रोड्यूसर्स को प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ कीट और लार्वा और जैसे केंचुए हैं वो इस कार्बनिक अपरद को भक्षण करते हैं और पारितंत्र में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मृदा का जो हमारा ऊपरी स्तर होता है उसमें ये कार्बनिक पदार्थ अपघटित होते रहते हैं और एक स्पेशल पार्ट बनाते हैं मृदा का, जिसको बोलते हैं ह्यूमस। और ये जो ह्यूमस होती है वो मृदा को बहुत पोषक बनाती है। और ये जो परत होती है उसमें अपघटों की ये जो अपरद क्रियाएं होती हैं वो इसी स्तर में पाई जाती हैं। तो इस तरह से ह्यूमस का जो निर्माण है वो कहलाता है ह्यूमसीकरण या ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस के निर्माण की क्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। इसमें ये क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिसमें कार्बनिक अणु साधारण कार्बनिक अम्लों में तोड़े जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, जिनका कि फिर पौधे उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, एक जीवाश्म ईंधन जो होता है वो भी कार्बनिक पदार्थ ही है। जो ये जो डिट्रिटस अपरदों की क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा साधारण रूप में बदलने से पहले ही वो मृदा के अंदर नीचे दब जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाली सतह पे पाए जाते हैं। ये जो इनकी सारी क्रियाएं होती हैं अपरद करने की, डिट्रीवोरस होते हैं, जो ऊपर की सतह होती है वहाँ पर पाई जाती है इनकी अधिक क्रिया। लेकिन ये क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन इससे नीचे की परतों में अंदर दब जाते हैं और फिर धीरे धीरे कई वर्षों के अंदर जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जलवायु या क्लाइमेट। किसी भी इकोसिस्टम में अजैविक घटक जो होते हैं उनमें जलवायु एक महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि ये जैविक जो घटक होते हैं उनकी सारी क्रियाओं, उनकी गतिविधि, उनका वितरण कहाँ होना है कहाँ नहीं, ये जो परिस्थितियाँ होती हैं इन सब के ऊपर ये जलवायु उनको प्रभावित करती है। और जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्राएं होती हैं, इनका वितरण, इनका उपयोग, इन सभी को ये जो जलवायु होती है वो कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। प्रमुख जो जलवायुवीय कारक हैं जिसमें तापमान, वायु, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता आदि, ये सब जलवायुवीय कारक होते हैं। ठीक है, इसको जो आपका सेकंड चैप्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर, उसके अंदर हम लोग हर एक के इन जलवायुवीय कारकों को डीप में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मृदीय कारक या एडैफिक फैक्टर्स। इसके अंदर मृदा से संबंधित जो भी फैक्टर्स होते हैं वो इसमें मृदीय कारक में आते हैं, जैसे मृदा का प्रकार, संगठन, मृदा के कणों का आकार, मृदा का जो प्रोफाइल तैयार किया जाता है, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग फ्लो चार्ट में देख लो। ये देखिए, फ्लो चार्ट में आप लोग इसको एक बार देख लो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसको नोट डाउन कर लेना भले आप। अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट, दो हो गए। ठीक है, फिर जो बायोटिक कंपोनेंट हैं उनको फिर नेक्स्ट डिवाइड किया गया प्रोड्यूसर, उत्पादक और कंज्यूमर्स में मेन। ठीक है, जिसमें प्लांट्स आ गए, प्लांट्स, और कंज्यूमर्स में वृहद उपभोक्ता और सूक्ष्म या लघु उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर्स जिनको फैगोट्रॉप्स भी कहा जाता है, और ये माइक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है, मैक्रो कंज्यूमर्स में शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, और ऑमनीवोर्स और स्कैवेंजर, ये सभी इसके अंदर आ गए। और ये जो अपघटक होते हैं डिकम्पोजर्स, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में।